तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक। आप सबने कोऑपरेटिव बैंक का नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि लगभग 20 साल के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फाइनली आरबीआई क्या करने जा रहा है, नया लाइसेंस देने जा रहा है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। आरबीआई लुक्स टू रिज्यूम यूसीबी लाइसेंस आफ्टर 22 ईयर्स, पुट्स रुपीस 300 करोड़ मिनिमम कैपिटल। आरबीआई ने क्या किया, बेसिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है यूसीबी, उनको 22 साल बाद 2004 में दोस्तों लास्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया था। उसके बाद आरबीआई ने कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस नहीं दिया। तो लगभग 22 साल बाद दोबारा आरबीआई अब इन बैंकों को नया लाइसेंस देने वाला है दोस्तों। और मिनिमम कैपिटल दोस्तों आरबीआई प्रावधान कर रहा है, लगभग 300 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, तब आपको यूसीबी का लाइसेंस देगा। सेकंड न्यूज़ देखिए। आरबीआई में रीओपन लाइसेंसिंग विंडो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर साल के बाद भी क्या कर रहा है, आरबीआई रीओपन करने वाला है लाइसेंसिंग विंडो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड न्यूज़ देखिए। आरबीआई प्लान्स न्यू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। बेसिकली आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि यूसीबी को न्यू लाइसेंस तो देंगे देंगे, तो साथ में किसी को भी दे देंगे क्या, कहाँ चलता है किसी को उठा के नहीं, कुछ क्राइटेरिया न्यूनतम डिसाइड किया जाएगा। तो आरबीआई दोस्तों कुछ न्यूनतम क्राइटेरिया भी बताया गया। ऐसा एक न्यूज़ चल रही है, इसके बारे में आज दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूज़ देखें। न्यूज़ आपने देख लिया। आरबीआई इश्यूड ए डिस्कशन पेपर। बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, एक डिस्कशन पेपर इश्यू किया है। क्या किया, आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर इश्यू किया। इस डिस्कशन पेपर का नाम है लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लाइसेंसिंग ऑफ यूसीबीज करके एक डिस्कशन पेपर पब्लिक में रिलीज किया। कब को, 13 जनवरी को। और पब्लिक से, स्टॉक होल्डर से, जो भी कोई इसको कमेंट करना चाहता है या अपना कमेंट आरबीआई को देना चाहता है, वो 13 फरवरी 2026 तक दोस्तों इस पे कमेंट दे सकता है। तो एंड इनवाइटेड कमेंट्स ऑन इट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स बाय फरवरी 13 2026। आरबीआई ने दोस्तों 13 जनवरी को एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया। डिस्कशन पेपर का नाम है लाइसेंसिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और इसको दोस्तों 1 महीने का टाइम दिया है आम जनता के लिए। 13 फरवरी 2026 तक जो भी व्यक्ति चाहे तो आरबीआई को अपना कमेंट आरबीआई की वेबसाइट पर जाके दे सकता है कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो यहाँ तक तो दोस्तों ये बात होगी न्यूज़ की। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई ये जो डिस्कशन पेपर है आरबीआई लेके क्यों आया। तो मैंने सबको बताया कि दोस्तों आखिरी बार 2004 में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया था। सिंस 2004 आरबीआई हैज पोस्ट लाइसेंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। 2004 के बाद क्या किया, आरबीआई ने स्टॉप कर दिया नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना। अब आरबीआई क्या चाहता है, नाउ आरबीआई वांट्स टू गिव न्यू लाइसेंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब आरबीआई क्या चाहता है कि जो कुछ नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस दिया जाए। तो उसके लिए दोस्तों ये डिस्कशन पेपर लेके आए ताकि आम जनता भी इस पर अपनी राय रख सके। दोस्तों इसकी घोषणा अभी नहीं हुई। अभी जनवरी में तो ये डिस्कशन पेपर रिलीज हुआ, लेकिन दोस्तों इसका अनाउंसमेंट आरबीआई ने जो अक्टूबर 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आता है, उसमें दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम ऐसा पेपर लेकर आने वाले हैं। फाइनली उसी अनाउंसमेंट के क्रम में अब 13 जनवरी को दोस्तों ये पेपर रिलीज किया है आरबीआई ने। ठीक है, आप तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। आप सबने थोड़ा बहुत तो बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा। जब हम बैंक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बैंक का मेजर दो क्लासिफिकेशन होता है। एक तो कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। दोस्तों एक कैटेगरी होती है कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों ऐसे बैंक होते हैं जो लाभ के लिए काम नहीं करते। कोऑपरेटिव कोई नए शब्द नहीं है बैंक में, नहीं, कोऑपरेटिव कई क्षेत्र में, कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती है, कोऑपरेटिव कई सारे फील्ड में है। जो इफको इफको भी एक कोऑपरेटिव हो। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है दोस्तों सब एक के लिए और एक सबके लिए। आपने ये लाइन सुनी होगी, डायलॉग जरूर सुना होगा, सब एक के लिए एक सबके लिए। तो कोऑपरेटिव जो होती है ना, बेसिकली कई सारे लोग 20 50 100 200 जितने भी लोग हैं वो मिलकर एक कोऑपरेटिव की स्थापना करते हैं और उसी को चलाते हैं। तो दोस्तों जिसके मेंबर होते हैं वही उसके ऑपरेटर होते हैं कोऑपरेटिव। और ये लाभ के लिए काम नहीं करते, ये जो अपने मेंबर्स होते हैं उसकी भलाई के लिए काम करते हैं। ये कोऑपरेटिव शब्द आप सबने सुना होगा, इससे कोई नई बात मैं बता नहीं रहा। तो जब कोऑपरेटिव बैंक खोले और वो कहाँ काम करे, अर्बन एरिया में काम करे, तो उसको कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो अर्बन एरिया में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक दोस्तों रूरल एरिया में भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। आप सबने सुना होगा कई बार अपेक्स बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएससीएस, ये सब क्या है दोस्तों, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट ऑपरेट इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। दोस्तों जो यूसीबी होते हैं ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करते, ये अर्बन एरिया में काम करते हैं, वो कुछ सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं। ये अब इसका एक सबसे खास बात होती है दोस्तों, कोऑपरेटिव जितनी भी होती है ना, कोऑपरेटिव इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोऑपरेटिव क्या है भारत में, स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची है, राज्य कानून बनाती है। जो अपने अपने राज्य के कानून होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके अंडर दोस्तों ये रजिस्टर्ड होते हैं।
मेरी बात समझो, कोऑपरेटिव जितनी भी होती है दोस्तों, कोऑपरेटिव एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका एक स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों। और ये फंक्शन एज कोऑपरेटिव एंटिटी, एक कोऑपरेटिव एंटिटी के रूप में काम करते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव की पहचान होती है कि दोस्तों उनका मालिक उसके मेंबर्स होते हैं और वही उसको ऑपरेट करते हैं। ये कोई लाभ के लिए काम नहीं करते, ये तो अपने मेंबर्स की भलाई के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों कोऑपरेटिव के 2 हो गया नेचर। एक तो कोऑपरेटिव के रूप में ये सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो हर स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। फिर उसको दोस्तों एक आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक तरह से जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके डुअल रेगुलेशन होते हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट की कई बार रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। हर राज्य में एक पोस्ट होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सहकारिता विभाग होता है राज्य का उसके अंडर में आता है। तो वहाँ का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आरबीआई से उसको लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो एक तरह से क्या होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों डुअल रेगुलेशन होता है। और इसी रेगुलेशन डुअल के कारण से कई बार ये फेल हो जाते हैं। लेटेस्ट हमने देखा 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया था। कितने लोग बेचारे अपने खुद के डिपॉजिट के लिए चक्कर लगाने पड़े, धक्के खाए, बहुत परेशान हुए। कई लोगों ने सुसाइड करने का प्रयास किया, कई सारी घटनाएं हुई थी। तो उसका जो मेजर रीजन वो है कि बेसिकली आरबीआई का पूरा कंट्रोल नहीं था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। इनमें क्या होता था, लोकल दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक चलते थे, कोऑपरेटिव बनती थी, लोकल नेतागिरी चलती थी, एकदम प्रोफेशनल काम नहीं होते थे। तो इसलिए जनरली ये फाइनेंशियली बहुत वीक है दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कई सारी समस्याएं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। समय समय पर आरबीआई ने प्रयास किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत किया जाए। इसके बारे में हम दोस्तों आगे देखेंगे। तो मोटा तौर पर हम दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की परिभाषा देख ली। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भाई इंडिया में ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ दोस्तों? तो दोस्तों 1966 के पहले ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल भी आरबीआई के अंडर काम नहीं करते थे। ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट जानते हो आप प्रोफेशनल नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एंटिटी है, पूरे देश के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों फाइनली 1966 में पार्लियामेंट ने एक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसमें अमेंड किया गया और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के लिमिटेड दायरे में लेके आया। लिमिटेड, अनलिमिटेड पावर नहीं दी, फिर भी लिमिटेड ही पावर दी गई। तो यूसीबी वर ब्रॉट अंडर आरबीआई इन 1966 बाय अमेंडमेंट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई को कुछ पावर दी गई, किस पर? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर फिर भी वो पूरी नहीं थी, बहुत कम थी। उसके बाद दोस्तों आप सबको पता है 1991 में हमारे मान प्रधानमंत्री जो उस टाइम वित्त मंत्री थे 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक रिफॉर्म लेके आए थे, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके रिफॉर्म लेके आए थे। तो इस दोस्तों 1991 के बाद में भारत में क्या हुआ, नए बैंकों को लाइसेंस देने का चलन चला। कई सारे पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनको लाइसेंस दिए गए। इसी क्रम में दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी आरबीआई ने कई सारे लाइसेंस दिए गए। आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई गिव 823 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दी गई बिटवीन 1993 और 2001। 1993 से 2001 के बीच में आरबीआई ने दोस्तों 823 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दी गई। पर इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने बताया ये डुअल रेगुलेशन था, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी आते थे। स्टेट गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स चलती थी, कई सारी समस्याएं थी दोस्तों इनमें। तो इनकी क्या फाइनेंशियल हेल्थ वाज नॉट गुड। तो आरबीआई ने क्या किया 2004 के बाद नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया। बट तो आरबीआई डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू लाइसेंसिंग फ्रॉम 2004। इनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण क्या किया, आरबीआई ने जो नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया दोस्तों। ये दोस्तों अब तक भी चला रहा है। लगभग 22 साल हो गए दोस्तों। 22 साल के अंदर आरबीआई ने एक भी सिंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस नहीं दिया। पर अब आरबीआई इसको चेंज करना चाह रहा है, नए बैंकों को लाइसेंस देना चाह रहा है। दोस्तों उसके कई सारे रीजन है, हम देखेंगे। ऐसे दोस्तों इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक नया रिफॉर्म लेके आया 2020 में। आप सबने देखा होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया था। ये कोऑपरेटिव बैंक था दोस्तों, दिवालिया हो गया था। कई सारी समस्याएं आ गई थी इसके अंदर में, तो बहुत सारे लोगों को परेशान होना पड़ा। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इसका क्या रीजन है, तो वही रीजन था डुअल रेगुलेशन। भाई इस पे क्या, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इस पे आरबीआई का पूरा कंट्रोल नहीं है दोस्तों, केवल लिमिटेड कंट्रोल था। कुछ कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का था। तो इससे दोस्तों दिक्कत आ रही थी, स्टेट गवर्नमेंट से बेच नहीं पा रही थी बात। तो आरबीआई तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोबारा 2020 में जो ये हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2020 में। और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर अब आरबीआई को पूर्ण कंट्रोल दिया गया। जो कंट्रोल आरबीआई का कमर्शियल बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे आईसीआई बैंक हो, जो कंट्रोल इन पे है उतना ही कंट्रोल अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी दिया गया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगेन अमेंडेड इन 2020 आफ्टर पीएमबी बैंक क्राइसिस गिव एडिशनल पावर टू आरबीआई ऑन पार विद कमर्शियल बैंक। आरबीआई को कुछ एडिशनल पावर दी गई, किसके बराबर में? जो पावर कमर्शियल बैंक के बराबर थी के संदर्भ में थी, वही पावर दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में आरबीआई को दी गई। अब इसी बार कुछ एक और नया रिफॉर्म लेके आया। देखो सारे सबको एक डंडे से हाँकना नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कई प्रकार के थे, कुछ छोटे थे, कुछ मध्यम थे, कुछ बहुत बड़े थे। तो देखो
जनरली जो रेगुलेशन ये कहता है कि भाई छोटे बैंक बड़े बैंकों को एक लाइन में नहीं आंक सकते आप। जो ज़्यादा बड़े बैंक हैं उन पर सख्त कानून होने चाहिए, सख्त रेगुलेशन होना चाहिए। जो छोटे बैंक हैं उन पर कम रेगुलेशन होना चाहिए। तो आरबीआई ने दोस्तों एक रिवाइज्ड टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया फॉर यूसीबी। यहाँ पर यूसीबी को दोस्तों 4 कैटेगरी में बाँटा डिपॉजिट बेसिस पर। किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितना पैसा जमा है, उस आधार पर दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 भागों में बाँट दिया आरबीआई ने। आप देखें यहाँ सबसे पहले टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनमें जमा कितना था 100 करोड़ रुपए से भी कम जमा था। टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनमें डिपॉजिट 100 से 1000 करोड़ रुपए तक जमा थे। फिर टियर 3 दोस्तों, ऐसे बैंक जिसमें 1000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट थी, इनको टियर 3 कहा गया। टियर 4 ऐसे बैंक जिनमें दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा था, ऐसे बैंकों को यूसीबी की टियर 4 कैटेगरी में डाला गया। अब इस कैटेगरी के हिसाब से क्या किया जाएगा, रेगुलेशन किया जाएगा दोस्तों। टियर 4 एक बड़ा बैंक है, 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा जमा है, तो ज्यादा जोखिम है, यहाँ पर आम आदमी का ज्यादा पैसा जमा है, तो इन पर सख्त कठोर रेगुलेशन होना चाहिए। और यहाँ केवल 100 करोड़ ही है, तो इन पर कम कम रेगुलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आरबीआई ने नया रेगुलेशन का प्रयास किया, काफी हद तक सफल भी रहा दोस्तों ये बात। इसके बाद दोस्तों आरबीआई ने 2004 में क्या किया था, नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया था। लेकिन साथ में दोस्तों जो पुराने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे वो भी कोई उनकी फाइनेंशियल स्थिति मैंने बताया वीक थी। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या किया आरबीआई ने, ओवर द ईयर आरबीआई कंसोलिडेट, आरबीआई ने क्या किया, मर्जर का प्रयास किया कि छोटे छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको मर्ज करके बड़ा बनाओ। साथ में जो बिल्कुल ही नकार है, काम नहीं कर रहे, ऐसे बैंकों को क्या करो, बंद कर दो। तो ओवर द ईयर्स आरबीआई कंसोलिडेट द यूसीबी थ्रू अमलगमेशन, क्या किया, मर्जर किया एंड क्लोजर ऑफ नॉन वाइबल एंटिटी। जो चल सकते थे उनका तो क्या किया, मर्ज कर दिया, और जो बिल्कुल ही नहीं चल सकते थे ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को क्या किया, बंद ही कर दिया दोस्तों आरबीआई ने, ताकि आम आदमी का पैसा ना डूबे। साथ में दोस्तों 2004 के बाद आरबीआई ने कई सारी कमिटियां बनाई कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कैसे रिफॉर्म किया जाए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में रिफॉर्म के लिए आरबीआई ने 2004 के बाद कई सारी कमेटी बनाई गई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इस साल 2026 में आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने जा रहा है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में कमेटी का नाम भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी कमेटी का संबंध किससे था। तो अगर आपको कमेटी का नाम याद होगा तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। तो 2004 के बाद सेवरल कमेटी फॉर्म्ड बाय आरबीआई फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिफॉर्म। इन कमेटी का आपको नाम याद रखना। सबसे जो पहली कमेटी थी दोस्तों, एक्सपर्ट कमेटी ऑन लाइसेंसिंग ऑफ न्यू यूएसबी। भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने का प्रयास पहले अब नहीं किया 2026 में, इसके पहले 2011 में भी किया था। उस टाइम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी ऑन लाइसेंसिंग ऑफ न्यू ईएसपी, जिसके अध्यक्ष तो थे दोस्तों वाईएस मालेगम कमेटी। इसको क्या कहते हैं, मालेगम कमेटी भी कहते हैं। 2011 में आरबीआई ने इसको फॉर्म किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाईएस मालेगम का कमेटी का संबंध था। तो बेसिकली एक एक्सपर्ट कमेटी थी ऑन लाइसेंसिंग ऑफ न्यू यूसीबी। इसके बाद दोस्तों एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हाई पावर्ड कमेटी ऑन यूसीबी, जिसके अध्यक्ष थे आर गांधी। ये 2015 में बनाई गई थी दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना कि आर गांधी कमेटी का संबंध था, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से था। इसके बाद दोस्तों एक और एक्सपर्ट कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी ऑन यूसीबी, एन विश्वनाथन कमेटी, जो इसके चेयरमैन थे एन विश्वनाथन, 2021 में बनाई गई थी। तो दोस्तों पहली कमेटी 2011 में मालेगम कमेटी, दूसरी कमेटी 2015 में आर गांधी कमेटी, तीसरी कमेटी 2021 में एन विश्वनाथन कमेटी। अब दोस्तों इसके अलावा एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई, आरबीआई ने खुद अपने आरबीआई के अंदर के ऑफिसर्स का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया, उसने भी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट क्या थी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा दोस्तों आरबीआई ने कई सारी कमेटी वर्किंग ग्रुप के माध्यम से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिफॉर्म करने का प्रयास किया। धीरे धीरे कई सारे रिफॉर्म लागू भी किए, स्टेप बाय स्टेप, ऐसी बात नहीं है। कई समय के साथ में कई सारे रिफॉर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई ने किए। अब आज की डेट में दोस्तों स्टेटस क्या है यूसीबी के, तो दोस्तों वर्तमान टाइम में भारत में टोटल 1457 1457 भारत में दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और इनमें दोस्तों टोटल डिपॉजिट कितना है 5.84 लाख करोड़ रुपए है। ये डेटा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, अनुमानित लगाना कि भारत में लगभग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संख्या 1500 के आसपास है, और लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों इनमें डिपॉजिट है। तो एक बहुत बड़ी दोस्तों ये राशि है, 6 लाख करोड़ के आसपास, कोई छोटी राशि नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट अगर यहाँ डिपॉजिट है तो उसकी सेफ्टी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इनमें जो ज्यादा राशि जमी है वो बहुत गरीब लोगों की, समाज से करीब सबसे गरीब तबके के लोगों की है दोस्तों यहाँ पर। अब इसके साथ ही दोस्तों डिस्कशन पेपर रिलीज किया, मैंने बताया जो 13 जनवरी 2026 को आरबीआई ने। इस जो डिस्कशन पेपर ऑन लाइसेंस था, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक क्या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इज इट राइट टाइम टू रिज्यूम लाइसेंसिंग ऑफ न्यू ईसीबी, क्या ये सही टाइम में किया कि हम नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या ये सही टाइम है कि नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया जाए, और दूसरा ये पूछा जाए अगर दिया जाए तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। व्हाट शुड बी ब्रॉड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ न्यू ईसीबी लाइसेंसिंग इज टू बी रिज्यूम नाउ। देखो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि क्या नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया जाए।
अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर दिया जाए तो उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, किसको दिलाना चाहिए? किसी राज चलते को नहीं, कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने का। तो दोस्तों ये चीज़ें इस डिस्कस पेपर में पूछी है। आप में से कोई बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, तो आप इसका जवाब आरबीआई को दे सकते हो, उसकी वेबसाइट पर जाके दोस्तों आसानी से। अब मैंने बताया था दोस्तों इसी डिस्कशन पेपर में आरबीआई ने खुद अपने तरफ से बताया कि हाँ, हमारा जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था, उसने जो दोस्तों अर्बन कोऑपरेटिव बारे में कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो क्या-क्या थी? तो बेसिकली इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया था एक सजेशन न्यू एलिजिबिलिटी पैरामीटर फॉर ग्रांटिंग यूएसबी लाइसेंस। भाई अगर नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया जाए तो क्या एलिजिबिलिटी पैरामीटर होना चाहिए, ऐसा इसने सुझाया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आरबीआई भी इसके सपोर्ट में है। आरबीआई मानता है कि ये क्राइटेरिया तो पालना करनी चाहिए, कोई और आ जाए तो अलग बात है भविष्य में, लेकिन आज की डेट में आरबीआई ये मान के चल रहा है किसी को नया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलना है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों उसके बाद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 300 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं कोई भी 1 रुपया 100 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की चल दे। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके पास 300 करोड़ रुपया। उस संस्था की एंटिटी के पास मिनिमम कैपिटल 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। भाई कोऑपरेटिव बैंक खोल रहे हैं यूसीबी, तो यूसीबी खोलने की पहली शर्त क्या है? वो संस्था एक कोऑपरेटिव तो हो ही सके। तो ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी मिनिमम कैपिटल 300 करोड़ रुपए हो, वो एलिजिबल हो सकती है लाइसेंस के लिए। साथ में दोस्तों उसका सीआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप सब जानते होंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 12% से ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, मतलब उसकी खुद की पूंजी 12% होनी चाहिए। साथ में दोस्तों उसका नेट एनपीए जो लोन है एनपीए हो जाते हैं, उस नेट एनपीए रेशियो 3% से कम नहीं होना चाहिए। साथ में दोस्तों कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ ऑपरेशनल हिस्ट्री हो। ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 10 साल से काम कर रही हो, वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें आरबीआई ने खुद अपने इंटरनल वर्किंग ग्रुप के माध्यम से बताई है कि ये शर्तें पालन करें, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस दिया जा सकता है। ये अभी दोस्तों फाइनल नहीं है, डिस्कशन के स्तर पे आप भी अपने सुझाव आरबीआई को दे सकते हैं। देखते हैं आरबीआई फाइनल डिसीजन क्या लेता है और कब लाइसेंस देता है। तो दोस्तों ये आज का पूरा मुद्दा था। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।